ठीक है, अपना मेन करेंगे 10 क्वेश्चन की, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी हमारा कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर छोटा है बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, जरूरत है उसको समझने की कि कई बार छोटे क्वेश्चन बड़े में आ जाते हैं, कई बार बड़े वाले छोटे में आ जाते हैं। इसलिए क्या है कि क्वेश्चन को समझना जरूरी है और जहां तक हो सके इनके आंसर पॉइंट्स में करने हैं। अगर 2 नंबर्स वाले 2 पॉइंट्स, 4 नंबर्स वाले 4 पॉइंट्स, और कोई भी पॉइंट्स 2 या 2.5 लाइन से ज्यादा का ना हो। ठीक है, कोई भी अपना पॉइंट्स देखते हैं तो वो 2 या 2.5 लाइन से ज्यादा करना हो, और जैसे एक पॉइंट हो जाए अपना जो है कि जगह छोड़ दो। जैसे कि अगर अपना ये हमारे पास आंसर शीट है, हिसाब से अपना बनती है, तो यहाँ पे हमारा पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर लिखा है। यहाँ पर जो भी है सिर्फ नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर, अपना क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर, और उसके बाद यहाँ पे अपना लिख दो आंसर नंबर, और जो भी अपना आंसर बनता है वो लिखो। पहले हरी डाल दो, फिर पॉइंट्स 1 डाल दो, फिर जैसे पॉइंट्स 1 हो जाए उसके बाद अपना एक लाइन छोड़कर फिर यहीं पर ही अपना दूसरा पॉइंट लिख दो। फिर जैसे ही अपना ये हो जाए फिर एक लाइन छोड़कर तीसरा पॉइंट लिख दो। ठीक है, तो हिसाब से करना है। अगर पॉइंट्स में करेंगे तो पॉइंट्स में करने पर क्या है कि मार्क्स ज्यादा मिलने के चांस है। अगर उसको निबंध के जैसे कर देंगे तो वहां पे टीचर नंबर काट सकता है। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करनी है कि पॉइंट्स में आंसर कर सके। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या बनती है। तो हड़प्पा सभ्यता कि हमारा भारत की प्राचीन सभ्यता, यह कह सकते हैं कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता का नाम आता है भारत की हड़प्पा सभ्यता, और ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत बड़ा है। और यह देखा जाए कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता को लेकर जो खुदाई हुई है अभी वो 100% हुई भी नहीं है, सिर्फ उसका 33% ही खुदाई हुई है। अभी 67% लगभग अपना खुदाई बाकी है, जो कि अपना पिछले के सालों से चली नहीं रही। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पता लगा लगभग 1900 यानी 20वीं सदी में हमें इसके बारे में पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता को एक प्राचीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन सभ्यता उसी सभ्यता को कह सकते हैं जो लगभग हमारा 5000 साल या उससे ज्यादा पुरानी हो, तो उसी सभ्यता को हम अपना हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता जो कि 5000 साल पुरानी है। तो अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खासियत क्या है कि उस समय जो हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय काफी विकसित सभ्यता थी। तो एक फिल्म भी आई थी, देखा भी होगा, मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की जो फिल्म आई थी, देखा भी होगा। तो उस फिल्म में देखा जाए कि जो शुरुआत में जब ऋतिक रोशन है जो अपना जाता है तो देखता है कि वहां पे अपना क्या मकान के ऊपर मकान, सीधी गलियां, पक्के मकान, हर घर में अपना कुआं, जगह जगह पानी की पीने की व्यवस्था, साफ सफाई का अच्छा इंतजाम, घर के बाहर नालियां, काफी अच्छी उसे अपना जगह देखने को मिलती है। तो वो क्या हमारा पास हड़प्पा सभ्यता, एक विकसित सभ्यता, कि उस समय के लोग भी अपना काफी टैलेंटेड थे और कई चीजों को उन्होंने काफी सोच समझ के अपना बनाया। नगर में कोई भी प्रदूषण वाला काम नहीं होता था, जो फैक्ट्री, मिले, कारखाने, भट्टियां होती थी सीधा नगर से बाहर, ताकि उसको जो भी पॉल्यूशन है वो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। पहली खासियत ये भी है। दूसरी खासियत ये भी है कि जो अपने नगर उनके जो थी वो काफी अच्छे तरह से उन्होंने विकसित किया हुआ था। जो नगर था 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक नगर दुर्ग, एक निचला शहर। नगर दुर्ग हाई सिटी अपने पैसे वालों के लिए, लोअर सिटी निचला शहर सामान्य व्यक्ति के लिए, जिसमें क्या है सामान्य लोग रहते थे। अब इसमें यहाँ पे अपना जो है कि थोड़ा सा और कुछ खास बातें भी आती है हड़प्पा सभ्यता में। एक हमारा बनता है जल की निकासी, कि यहाँ पे हमारा घरों में पानी इस्तेमाल होता है, जैसे आज के टाइम में भी हमारा पानी का इस्तेमाल होता है, नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, कई चीजों में होता है। और वो साथ साथ गंदा पानी हमारा पास नाली से नालों से गटर वगैरह सीधा करके सीधा बाहर निकल जाता है। तो वैसे ही उस समय भी उन्होंने अपना तरीके अपना रखे थे कि जो भी गंदा पानी होगा वो सीधा दूसरों के घरों की नालियों से मिलते हुए सीधा नगर से बाहर, ताकि गंदा पानी लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। तो एक ही भी था। और वो नालियां क्या होती थी, ढकी होती थी, कवर होती थी, और कुछ दूरी पर बने हुए थे मोखने बने होते थे, जैसे कि आज के टाइम में सीवर ढक्कन होते हैं। ठीक है, तो वैसे अपना उस समय तैयारी वगैरह थी। अपना सड़कें होती थी, चौड़ी होती थी, गलियां चौड़ी होती थी, और इतनी चौड़ी होती थी कि अपना जाम वगैरह नहीं लगता था, कि कोई अगर इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है, तो जाम वगैरह लगता नहीं था, आराम से आना जाना हो जाता था। कोई बीच में खड़ा भी हो गया तो भी चलो साइड से निकल गए। आज के टाइम में तो क्या है कि बीच सड़क पर साइकिल वाला भी खड़ा हो जाए तो भी लंबा जाम लग जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय अपना ये तरीके थे उनके। और जो भी अपने गलियां, मकान, सड़कें वगैरह होती थी वो सारे के सारे अपने एक सीधी रेखा में होते थे। सीधी रेखा में होने से, समकोण होने पर जो ये होता था कि अगर कोई चौराहा है तो उस चौराहा पे अगर रात को अगर लालटेन लगा दिया
तो उसकी रोशनी पूरी अपना चारों गोलियों में जाती थी, उसकी रोशनी पूरी चारों गोलियों में जाती थी। ये उनका टेक्निक थी, उस समय उनका दिमाग था। आज के टाइम में क्या है कि जितनी भी हमारी गलियां है, 2 कदम चलो फिर अपना टेढ़ापन, 2 कदम चलो फिर अपना इधर मुड़ो उधर मुड़ो, सीधी गलियां अपना बहुत कम देखने को मिलती है आज के टाइम में। लेकिन उस समय जो थी अपना सीधी गलियां होने से जो प्रकाश है सीधी रेखा में जाता है, इसलिए क्या है कि इसे चौराहे पे भी लगा दिया एक लालटेन तो उसकी रोशनी चारों गलियों में जाएगी। ऐसी व्यवस्था थी उस समय। और ये किए भी है कि अपना हड़प्पा सभ्यता में और बनता है कि लगभग उनका वेंटिलेशन, कि जो भी मकान वगैरह बने होते थे लगभग सबके मकान जैसे होते थे, आगे की ओर खिड़की पीछे की ओर भी खिड़की, ताकि एक हवा अगर यहां से आए तो दूसरी तरफ से निकल जाए, उधर से आए तो इधर से निकल जाए। ठीक है, अब यहाँ सीधा हमारे आज के टाइम में क्या है, घर क्या है, सिर्फ सामने से खुलते बंद होते हैं, लेफ्ट से बंद है, पीछे से बंद है, पीछे से बंद है, सिर्फ सामने से खुला है। अब सामने से अगर हवा आती भी है अंदर आ ही नहीं पाएगी, कि उसको अपना जाने के लिए कोने को गुजरने के लिए रास्ता चाहिए। लेकिन उस समय उन्होंने अपने दिमाग लगा रखा था कि वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, कि अगर अपना हवा आ रही है तो उसको निकलने के लिए कोने को जगह चाहिए, तभी अपना हवा पास वगैरह होगी। और एक और यहाँ पे हमारा पर खास बात बनती है, यहाँ पर हड़प्पा से बता कि वो बनती है यहाँ पे हमारा पर जो है कि जो वैसे देखा है काफी मैंने इसके बारे में बता दिया, हड़प्पा से बता के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो काफी अपना बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। अशोक के अनुसार धर्म क्या है? अशोक के अनुसार धर्म क्या है, ये अशोक की धर्म नीति क्या है, ये भी सवाल बन सकता है कि अशोक की धर्म नीति क्या है, कि अशोक के अनुसार धर्म क्या है। तो अशोक जो कि यहाँ पे हमारा पर मौर्य वंश का जो है एक महान शासक, एक जनप्रिय शासक। हमारा पर देखा जाए एक मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य में बारे बताया मैंने कि मौर्य साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्र मौर्य के बाद में उसका बेटा आया बिंबिसार, जिसे बिंदुसार भी कहते हैं, जिसे अजात शत्रु भी कहते हैं। बिंबिसार या अजात शत्रु या अपना बिंबिसार। ठीक है, अब उसके बाद में आया उसका बेटा है हमारा पर अशोक। तो अशोक है, अशोक ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई सारे युद्ध लड़े, और उनमें से एक युद्ध लड़ते हुए अपना जो है कि वो पहुंचा कलिंग, जो आज के टाइम हमारा बनता है उड़ीसा। ठीक है, जो आज के टाइम में हमारे को उड़ीसा बनता है कलिंग। तो कलिंग में अपना उसने युद्ध किया और वहां पर वो युद्ध जीत भी गया। लेकिन जीतने के बाद में उसने देखा कि जो लोग हैं वो अपना दुखी है, परेशान है, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई मर गया है, कोई घायल है, कोई कुछ। और उनके जो परिजन हैं, उनकी माता, उनकी बहनें, उनके बच्चे, उनके अपना शवों से, उनका शरीर से लिपट के रो रहे हैं। तो ऐसे में ये दृश्य वाला देखकर उसका मन बदल जाता है और वो ठान लेता है कि वो इन फ्यूचर अब कभी युद्ध नहीं लड़ेगा, बल्कि अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए अपना समर्पित करेगा। तो उसने ठान लिया कि वो अपना आगे भविष्य में लड़ाई नहीं लड़ेगा, और उसने अपना लिया बौद्ध धर्म। आगे चल के उसे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिली तो उसने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन बौद्ध धर्म जब उसने अपनाया तो उसने देखा कि हमारा और भी जो धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे जैन धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, सभी धर्मों में काफी कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं। सभी धर्मों में अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे बड़ों की सेवा करो, अपना जो है कि चोरी मत करो, लालच मत करो, चीजों को इकट्ठा मत करो, दूसरों की मदद करो, कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं। तो लगभग सभी अच्छी बातों को निचोड़ को लेकर उसने अपना बना दिया अशोक का धर्म। तो अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि ये लगभग कह सकते हैं सभी धर्मों की कुछ अच्छी अच्छी बातों का निचोड़ है अशोक का धर्म। ठीक है, तो कर सकते हैं बना के। मेन क्या है, सवाल को समझना कि सवाल क्या है। जब तक सवाल को नहीं समझोगे उसका आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए सवाल समझना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर बना के करने हैं। ठीक है, अपना नकल के भरोसे लोगे तो नकल से ज्यादा अच्छे से कर सकोगे अपना पढ़ा हुआ। फिर नकल में क्या है कि अपना ऐसे डर बना रहता है, यहाँ देखो, वहां देखो, वहां देखो, यहाँ देखो। अब खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा, नकल की लैंग्वेज अलग ही होती है, जो चेकर होता है तुरंत पकड़ लेता है कि भाई अपना नकल से लिखा हुआ है। और जबकि अपना खुद के दिमाग से लिखोगे बना के तो टीचर मानता है कि हमें पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, इसलिए अपना खुद से अपना बना के करना है। अब एक और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है, कांस्य युग किसे कहते हैं? तो कांस्य हमारे पे क्या होती है, एक धातु होती है जो कि तांबा और रांगा इनको मिला के बनती है। ठीक है, तांबा और रांगा इसको मिला के बनती है हमारे पे कांस्य धातु। और जब कांस्य धातु का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो वो हमारा पे युग कहलाया हमारा पर कांस्य युग। तो सबसे पहले जो धातु थी जो मनुष्य ने इस्तेमाल करी वो थी यहाँ पे हमारा पर तांबा, कॉपर।
तो तांबा थी जो सबसे पहले धातु इस्तेमाल करी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे कई सारी धातुएं आने लगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा बनता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषता बताता। नगर योजना के बारे में जस्ट मैंने अभी पहले वाले में बताया मैंने अपना कि नगर के जो टाउन प्लानिंग थी काफी अच्छी थी, सबके मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, लगभग एक जैसे मकान होते थे, और अपना वेंटिलेशन की काफी अच्छी व्यवस्था होती थी, हर घर में लगभग अपना कुआं वगैरह होता था, और अपना साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होती थी। गलियां इस तरह से बनी होती थी, इस तरह से बनी होती थी कि अगर बाहर से कोई हवा का झोंका आ रहा है, गली में कोई कूड़ा बिखरा हुआ है, तो कूड़ा अपना हवा के झोंके से एक जगह आकर ढेर लग जाता था। अपना किसी सफाई वाले के झाड़ू वाली जरूरत नहीं पड़ती थी कि झाड़ू वाला आएगा लगाएगा। उन्हें इस तरह से अपने गलियां मकान सड़कें हिसाब से बना रखे थे कि हवा का झोंका आते रहते और वो साथ साथ कूड़ा एक जगह आके ढेर लग जाता। सिर्फ क्या है कि उस कूड़े के ढेर को उठा के फेंकना है। ये उनकी अपना उस समय की अपना जो है टेक्निक थी, अपना जो है कि नगर को बनाने को लेकर। सड़कें है पक्की थी अपना, और बाकी अपना आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकर किन्हें कहते हैं? तो तीर्थंकर हमारा पर कहलाते हैं एक तरह से धार्मिक गुरु, जो लोगों के जीवन को अपना कैसे आगे जीवन जीना है, अपना आगे कैसे अपना ईश्वर प्राप्ति करनी है, अपना लालच नहीं करना, चोरी नहीं करना, कुछ ऐसे अच्छे बातों बताने वाले जो उपदेशक होते हैं वो कहलाते हैं तीर्थंकर। जो कि हमारा पर तीर्थंकर हुए हैं हमारा पर जैन धर्म में। जैन धर्म में हमारा पर कुल मिला के 24 हुए हैं। पहले थे हमारा पर ऋषभ देव, पहले हमारे तीर्थंकर हुए हमारे पर ऋषभ देव, और 24वें अंतिम जो तीर्थंकर माने जाते हैं वो है हमारे पर महावीर स्वामी जी है। तो उन्हें 24वें अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। ये धार्मिक गुरु होते थे, जैसे लोगों के जीवन को अपना कैसे आगे जीना है उन चीजों को लेकर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है? तो जैन धर्म बौद्ध धर्म में काफी हद तक दोनों में जो शिक्षा है सेम है, क्योंकि चाहे कोई भी धर्म के लो, एग्जाम में कोई भी धर्म आ जाए, चाहे जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म, चाहे कोई भी धर्म आ जाए, तो लगभग सभी धर्मों में अच्छी अच्छी बातें होती है कि कोई धर्म बुरा नहीं सिखाता कि बुरा करो। सभी धर्मों में अच्छी अच्छी बातें बताई गई है कि अपना जो है कि लोगों की मदद करो, बड़ों की सेवा करो, छोटा का मार्गदर्शन करो, अपना लालच मत करो, चोरी नहीं करनी है, चीजों को इकट्ठा नहीं करना है अपना। तो कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, दान दक्षिणा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जो सभी धर्मों में कही गई है। तो जो भी अपना धर्म आता है उसका नाम लिखो और अच्छी अच्छी बातें लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म तो दोनों काफी हद तक हमारा पर सिमिलर है। और बाकी यहाँ पे हमारा पर बौद्ध धर्म में एक और चीज यहाँ पे खास बताई जाती है, मध्य मार्ग अपनाना, मध्य मार्ग जीवन। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे धर्म है जिसमें क्या है कि कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जटिल है कि उन चीजों को फॉलो करना बहुत जटिल है कि अपना बहुत सख्ती से फॉलो किया जाता है। तो बहुत ऐसे भी धर्म है जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि जिस चीज में कोई परहेज ही नहीं है, जिसमें कहते कुछ मना ही नहीं है, अपना क्या है कि जो मर्जी जैसा मर्जी अपना करो। लेकिन अपना जो बौद्ध धर्म कहता है मध्यम मार्ग अपनाओ, कि अपना जो हमें सादा जीवन जीना है, हमें ये नहीं कि दाल खिचड़ी खाते रहो, ऐसा नहीं करना। और ये भी नहीं है कि अपना जो है कि भाई शाही पनीर दाल बिरयानी ये सब खाते रहो। एक मध्यम वर्गीय मार्ग अपनाना है कि अपना जो है ठीक ठाक से अपना खाना खाते रहो, अपने ठीक ठाक से जो जीवन के तरीके हैं जीते रहो, अपना पूरा दिन अपना ईश्वर की माला जपने से अच्छा है कि भाई लोगों की मदद करो, सेवा करो, वो ज्यादा अच्छा है। तो एक मध्यम वर्गीय एक जीवन जीने के लिए इसमें बताया गया है। और यहाँ पे अपना बौद्ध धर्म में एक ये भी बताया गया अष्ट मार्ग भी अपना बताया गया बौद्ध धर्म में कि अगर गौतम बुद्ध है उन्होंने कहा भी था कि ये संसार हमारा पर दुखों से भरा हुआ है। मतलब क्या है कि ये संसार में जो भी व्यक्ति है, हर कोई प्राणी दुखी है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। और इन दुख की वजह क्या है? मनुष्य की इच्छा है कि मेन वजह जो है इच्छा है। वैसे तो वजह कई सारी है, लेकिन मेन वजह क्या है? इच्छा है कि अगर मनुष्य इच्छा है अपना नियंत्रण में आ जाए तो उसके दुख भी कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी इंसानों के सारे कष्ट है। तो इसमें बताया जाता है कि अष्ट मार्ग पर अगर अपनाते हैं, अष्ट मार्ग यानी कुछ 8 तरीके हैं, उनको अपनाया जाता है तो अपना व्यक्ति जो है अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या है? तो ये वो सवाल है जो अपना घुमा फिरा के बन सकता है। क्या बन सकता है? मौर्य साम्राज्य पतन के कारण क्या है? गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या है? या हमारा पर मुगल साम्राज्य पतन के कारण क्या है? या कोई भी कैसे भी सवाल बन सकता है। और क्या है कि कोई भी साम्राज्य हो तो बहुत से साम्राज्यों के पतन होने के कारण क्या है? सेम है, कॉमन है। कह सकते हैं कि कॉमन है, बहुत से साम्राज्यों के पतन होने के कारण क्या है? कॉमन है। तो सभी में आंसर भेज सकते हो। क्या कॉमन है? कमजोर सेना। चाहे कोई भी साम्राज्य रहा हो, अगर उसकी सेना कमजोर है साम्राज्य खत्म होगा।
कमजोर उत्तराधिकारी कि अगर अपने जैसे बाप वैसे बेटा नहीं हुआ तो कमजोर उत्तराधिकारी हुए, अपना जो है विलासी उत्तराधिकारी हुए जिन्हें अपना पता ही नहीं कि कहां कैसे क्या करना है, तो साम्राज्य डूबेगा। तीसरा एक कारण है पैसों का अभाव कि अगर पैसा ही नहीं है राजा महाराजा के पास में तो वो साम्राज्य कहां टिक पाएगा, तो वो साम्राज्य भी अपना खत्म हो गई होगा, चाहे कोई भी साम्राज्य हो। और ऐसे अपना जो है जनता में अपना अलोकप्रियता कि जनता राजा को पसंद नहीं करती, तो ऐसे में वो साम्राज्य भी अपना खत्म हो जाता है कि जहां जनता ही नहीं चाहती कि भी हमारा राजा रहे, तो ऐसे में वो साम्राज्य खत्म ही हो जाता है। एक और कारण बनता है, वो बनता है हमारे पास षड्यंत्र कि अपना अंदर ही अंदर बहुत सारे जो षड्यंत्र चलते रहते हैं राजा बनने को लेकर या दूसरे पदों पर आने को लेकर। कई सारे अपने हमने फिल्मों में देखा ही अपना कि अपना किस तरह से अंदर ही अंदर षड्यंत्र चलते रहते हैं, तो ये षड्यंत्र भी अपना साम्राज्य के अंत का कारण बनते हैं। और हमारा पर बनता है और कई सारे और भी कारण ले सकते हैं। और मौर्य साम्राज्य पतन के मेन कारण क्या बनते हैं, वैसे काफी हद तक जो कारण थे वो सेम यही थे, लेकिन एक और यहाँ पे कारण बनता है, वो बनता है यहाँ पर शांति नीति अपनाना। क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो महान शासक था वो था हमारा पास अशोक, और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में शांति नीति अपनाई थी, जिसमें कहा था कि वो अपना भविष्य में अब आगे युद्ध नहीं लड़ेगा, वो शांति नीति अपना रहा है। और जब ये अपना अशोक की मृत्यु हुई तो इसके बाद में बाकी राजा महाराजाओं को मौका मिल गया कि वो अपना विस्तार कर सके। ठीक है, तो ये हुआ। और अशोक के बाद में कोई अपना खास उत्तराधिकारी आए नहीं जो अपने साम्राज्य को संभाल सके। ठीक है, तो ये भी हो जाती। और अपना सारा धन जो अशोक प्रजा के हित में खर्च कर चुका था, यहाँ तक कि उसके जो खुद के जो सोने चांदी के बर्तन थे वो भी अपना उसने लोगों की भलाई में खर्च कर दिए। ठीक है, तो एक वजह ये थी। अब कौटिल्य कौन था, प्रमुख रचना का नाम लिखे है, तो कौटिल्य जो होता है हमारा पर इस मौर्य साम्राज्य का एक मेन कड़ी था, तो जो कि हमारे चंद्र मौर्य से लेकर बिंदुसार और अशोक तक जुड़ा हुआ था। और ये कौटिल्य को बाकी और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य को अपना चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इनका अपना जो है कि सेनापति भी रहा, इनका प्रधानमंत्री भी रहा, इनका गुरु भी रहा, और मौर्य साम्राज्य को बढ़ाने में काफी इनका कौटिल्य का काफी योगदान भी रहा। और उसने एक पुस्तक का नाम एक पुस्तक की रचना की थी और उसका नाम था यहाँ पे हमारा अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे हमारा अर्थशास्त्र नाम से अपना पुस्तक लिखी थी। और इस अर्थशास्त्र में जो है राजा महाराजाओं के जीवन जीने के तरीके, कूटनीति के तरीके, युद्ध करने के तरीके, न्याय करने के तरीके और षड्यंत्र से बचने के तरीके और कई सारे तौर तरीके, इसमें शासन प्रशासन सभी चीजों के बारे में लिखा हुआ था अर्थशास्त्र में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सांची स्तूप किसे कहते हैं और या कह सकते हैं कि सांची स्तूप कहाँ है और क्या है। तो सांची स्तूप जो ऑलमोस्ट हम सभी ने देखा है, जो कि अपना कहाँ है, यहाँ पे हमारा पास ऑलमोस्ट देखा होगा कि हमारे पास जो 200 रुपए का नोट है, उस 200 रुपए के नोट के पीछे एक इमेज बनी हुई है। किसकी? सांची महास्तूप। जो 200 रुपए का नोट है, तो 200 रुपए नोट के पीछे हमारा पास इमेज बनी हुई है हमारा पर सांची महास्तूप। तो सांची महास्तूप है क्या? तो अशोक ने सांची महास्तूप को बनाने का काम शुरू करवाया था, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और ये सांची महास्तूप जो है, सांची महास्तूप जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और सभी स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप है। सभी स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप है। एक तरह से कह सकते हैं गुंबद है, कि जो गौतम बुद्ध है जो उनकी डेथ हो गई थी आगे चल के, तो उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजों को लेकर जगह जगह दफनाया गया और उसके ऊपर गुंबद बनाया गया, जिसे एक स्तूप का नाम दिया गया। उनमें से एक सबसे बड़ी स्तूप बनती है सांची महास्तूप, जो कि हमारा पर मध्य प्रदेश भोपाल रायसेन जिला डिस्ट्रिक्ट में हमारा पर बनता है। जो हमारा मध्य प्रदेश भोपाल के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में कनखेड़ा एक नाम का गाँव है, कनखेड़ा शायद कनखेड़ा नाम है यहाँ पर गाँव का, तो उस गाँव में ये सांची महास्तूप है। ठीक है, जिसमें अपना क्या है कि जो सांची महास्तूप है इस हिसाब से, तो इसमें अपना एक तोरण द्वार यहाँ पर है, एक तोरण द्वार यहाँ पर है, एक तोरण द्वार पीछे है, एक तोरण द्वार यहाँ पर है। तो ये कुल मिला के 4 एंट्रेंस इसके बनते हैं, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और जिस पर अपना वेदिकाएं लिखी हुई है इस हमारा पास सांची महास्तूप पर, जो कि आप बता दिया मैंने 200 नोट पे है, देख ही लेना। और कहां पर है बता दिया। और जब इसको बनाने का काम शुरू किया था सांची महास्तूप को अशोक ने, तो अशोक इसका काम पूरा करा भी नहीं पाया था, तो उससे पहले अशोक की डेथ हो गई थी। उसके बाद में जो है अशोक के बाद में आए थे शुंग शासक, तो शुंग शासक आए थे, बाकी और भी शासक आए थे, तो उन्होंने इस काम को फिर पूरा करवाया था सांची महास्तूप को।
ठीक है। और इसके बाद हमारा बनता है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कि यहाँ पे हमने शुरू में पढ़ा भी था हड़प्पा सभ्यता कि उस समय की जो ये काफी विकसित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, लेकिन इतनी विकसित सभ्यता होने के बाद भी इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके कारण क्या है। तो ठोस कारण क्या है अभी तक पता नहीं चला, लेकिन क्या कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं कि कुछ कुछ वजह हो सकती है। और सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, वो मानी जाती है हमारे पर बाढ़। तो जो फिल्म आई थी यहाँ पे मोहिनीदारो, तो उसमें देखा भी होगा लास्ट में क्या है, बाढ़ का सीन दिखाते हैं। तो वो सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि अपना हो सकता है कि सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता, जो उसका नाम भी है एक तरह से दूसरा अल्टरनेटिव नाम है, तो वहां पे अपना बाढ़ वगैरह आई थी, तो उससे अपना ये सभ्यता डूब गई। एक वजह भी माना जाता है भूकंप, एक वजह माना जाता है हमारा पर जो है कि विदेशी आक्रमण, कि कुछ विदेशी आक्रमणकारी आए उन्होंने अपना खत्म कर दिया। और एक और वजह ये भी माना जाता है महामारी, कि जैसे कि हमारे पर ये कोरोना महामारी आई, तो इससे तो हम बच गए, काफी हद तक बच गए, क्योंकि इसके वैक्सीन वगैरह और इसके लक्षण वगैरह और इसके कैसे प्रिकॉशन करने हैं, कैसे बचना है पता है। लेकिन ऐसे हो सकता है कि उस समय भी कोई महामारी आई हो और जिसके बारे में लोग पता न चले हो और आपस में एक दूसरे के संपर्क में आके सब मर गए, तो एक वजह ये भी हो सकती है। तो काफी सारी वजह इसको लेके हो सकती है कि कोई एक ठोस वजह हम कह नहीं सकते कि इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। ठीक है, तो ये मेन अपना जो चैप्टर 1 से 10 क्वेश्चन थे, जिसको मैंने अपना काफी डिटेल में समझा दिया। मैंने अपना बताओ किसको क्या पूछना है, बोलो। और अपने असाइनमेंट जो है सबमिट कर देना, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी से लगे।